राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभागार में विश्व श्रवण दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य प्रतिनिधियों को रोकथाम के लिए धरातल पर जन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने की अपील। उत्तराखंड में संभागीय परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की तेज। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा, इस बार चारधाम मार्ग पर बनाए जाएंगे चेक पोस्ट। कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड भी होगा अनिवार्य। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे खटीमा। कोश्यारी ने बलिदानियों का किया नमन। कोश्यारी ने कहा, उत्तराखंड के बलिदानियों की कल्पना के अनुसार उत्तराखंड राज्य को विकसित करने में करूंगा अपना सहयोग प्रदान। शिक्षा भारती वार्षिक उत्सव समारोह में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। लोगों ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने लोगों को किया संबोधित। और देवभूमि में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर तैयारियां हुई तेज। परीक्षा प्रभारियों ने की बैठक। डीएम और शिक्षा अधिकारी बैठक में हुए शामिल। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराने की गई है अपील। ठीक है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभागार में शुक्रवार को विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर एनएचएम की तरफ से राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार कार्यक्रम का शुभारंभ एनएचएम निर्देशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने किया है। आपको बताएं कि विश्व श्रवण दिवस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई और इस अवसर पर डॉक्टर आर राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनएचएम के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रतिनिधियों कर्मचारियों को बधिरता रोकथाम के लिए धरातल पर जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने पर बल दिया गया है। उन्होंने प्रतिभागी डॉक्टर्स को बधिरता के संबंध में बच्चों की स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। और इस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व श्रवण दिवस की थीम कान और सुनने की शक्ति की देखभाल आओ इसे मिलकर सार्थक बनाए रखी है। और कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की तरफ से किया गया है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में संभागीय परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पुख्ता करनी अब शुरू कर दी है। जी हां, इसी कड़ी में आरटीओ शैलेश कुमार तिवारी ने कहा है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार चेक पोस्ट बनाए जाने वाले हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा मार्गों पर चलने वाले वाहन तय मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। साथ ही इस बार कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड भी अनिवार्य रूप से कर दिया गया है और इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रिप कार्ड बनाना जरूरी होने वाला है। जी हाँ, वहीं आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर शैलेश तिवारी समय समय पर अधिकारियों के साथ तमाम बैठकें भी कर रहे हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से और दूर दराज से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आरटीओ शैलेश तिवारी लगातार तत्परता से कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है वो ना हो सके। तो परिवहन विभाग की तैयारियां अब तेज हो गई है और चारधाम यात्रा के दौरान चेक पोस्ट बनाने की बात अब आरटीओ शैलेश तिवारी की तरफ से की गई है। ये जानकारी उन्होंने खुद साझा की है। को लेकर के तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। हम लोग हमारा जो मेन रूट होता है परिवहन विभाग का वो होता है कि ये जो यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था का होता है, तो गाड़ियां हमारी जो हरिद्वार से और ऋषिकेश से रोटेशन के माध्यम से चलती हैं। वो रोटेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं बसों के, टैक्सी मैक्सी वाले लोगों से भी बात हमारी हुई है। साथ ही साथ इसके लिए हमारे चेक पोस्ट बन रहे हैं।
ऋषिकेश में जो भी चार धाम यात्रा के रूट हैं उसमें हम लोग चेक पोस्ट स्थापित कर रहे हैं। चेक पोस्ट में हम लोग उनके वाहनों को भी चेक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट को भी चेक करते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो ग्रीन कार्ड जो भी कमर्शियल व्हीकल यात्रा पे जाती है उसके लिए ग्रीन कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर वो गाड़ी आगे जा नहीं सकती। साथ ही साथ ग्रीन कार्ड के अलावा हमारे यहाँ ट्रिप कार्ड की भी व्यवस्था है। कमर्शियल व्हीकल के जो यात्री हैं उनको हर एक ट्रिप के लिए अलग से ट्रिप कार्ड बनाना होता है जिसमें यात्री की। अब खबर उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी खटीमा पहुंचे। जी हां, जहां लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया। इस बीच भगत सिंह कोश्यारी खटीमा स्थित शहीद स्मारक पार्क पर पहुंचकर बलिदानियों को पुष्प चक्र चढ़ाकर नमन उन्होंने किया और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि मैं राज्यपाल के पद से मुक्त होकर अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि उत्तराखंड में पहुंचा हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पहुंचकर उत्तराखंड के बलिदानियों की कल्पना के अनुसार उत्तराखंड राज्य को विकसित करने में अपना सहयोग भी प्रदान करूंगा। साथ ही भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मोदी जी का जो सपना है उत्तराखंड में बलिदान हुए सपने को साकार करने में, मोदी जी के सपने को साकार करने में अपना पूर्ण सहयोग मैं करूंगा और उत्तराखंड में बलिदानियों के सपने जिस प्रकार से रहे उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका मैं भी निभाऊंगा। उन्होंने बात कही और खास तौर पर उनका लगाव यहाँ पर देखा गया। राज्यपाल पद छोड़ करके उत्तराखंड आया हूँ। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि मुझे जीवन के जो शेष दिन बचे हैं वो अपने राज्य को समर्पित करने चाहिए और केवल राजनीति से ही सब काम नहीं होते। राजनीति के अलावा समाज में इतने रचनात्मक काम है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री अमी जी अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं, पर समाज उठेगा। समाज के सब लोग मिलजुल करके संकल्प लेंगे कि भाई हमको उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना है, हमको रिवर्स फ्लाइट करना है, चलो गांव की ओर बोलना है। अगर मैं स्वयं में अपने गांव नहीं जाऊंगा, मैं भाषण दे दूं तो कितने लोग जाएंगे। आज मुंबई में ही 200 लोग तैयार हो गए, बोले हम भी जाएंगे, हम वहाँ होम स्टे बनाएंगे, हम वहाँ फल उगाएंगे, फूल उगाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। इस दृष्टि से मैंने सोचा कि चूँकि केंद्र में सरकार है, देश में सरकार है, यदि हम उस समाज में इस दृष्टि से प्रयास करेंगे और आप सब लोगों का, विशेष करके मीडिया का उसको सहयोग मिलेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ के नौजवान बजाय वहाँ मुंबई दिल्ली जाने के अपने गाँव में रहेंगे और वहाँ संबद्धता लाएंगे और एक आदर्श राज्य बनेगा। इस कल्पना से मैं राज्यपाल पद छोड़कर आया। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी खटीमा पहुंचे, जहां लोगों ने भगत सिंह कोश्यारी का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। कोश्यारी ने बलिदानियों को नमन भी किया और उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड के बलिदानियों की कल्पना के अनुसार उत्तराखंड राज्य को विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करूंगा और साथ ही उन्होंने बलिदानियों को नमन भी किया है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जो खास तौर पर एक लगाव है वो उत्तराखंड के प्रति देखने को मिला है और लगातार कोश्यारी जी वो शख्सियत है जो लगातार उन्होंने अपनी जो सेवा है वो देश के लिए दी है। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर के रूप में, वो राज्यपाल के रूप में पहले तैनात थे, लेकिन अब वो उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अब उत्तराखंड को और अधिक मजबूत विकसित करने की बात कही है और ख़ासतौर पर लोगों ने भी उनका अभिवादन किया, क्योंकि जब वो कहते हैं कि बलिदानियों का सपना साकार करेंगे तो एक ख़ास तौर पर शक्ति जो है लोगों को, वहाँ के आम लोगों को भी मिलती है और उत्तराखंड को और अधिक सुंदर, सक्षम और कामयाब राज्य बनाने की तैयारी में लगातार इस तरीके की पहल देखने को जब मिलती है तो खास तौर पर वहाँ के जो उत्तराखंड वासी है वो उत्साहित नजर आते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने शिक्षा भारती वार्षिक दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। तो वहीं इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का जोरदार तरीके से स्वागत भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। साथ ही सीएम धामी ने लोगों से बातचीत करते हुए उनका हाल चाल जाना है। इस बीच विकास के मुद्दे को संबोधित करते हुए विषय पर चर्चा भी उन्होंने की गई और उनके द्वारा की गई और इस दौरान बच्चों ने कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति भी दी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से जब कार्यक्रम आयोजित हुआ तो सीएम धामी
धामी खटीमा पहुंचे और सीएम धामी का क्षेत्र है खटीमा, तो खासतौर पर एक अलग उत्साह उनके अंदर इस दौरान देखने को मिलता है और वहां के आम लोगों का भी एक खास जोश भर जाता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम हो तो आप समझिए कि उस क्षेत्र के लोगों में किस तरीके का एक अलग ही आनंद का जो एक माहौल वहां पर तैयार होता है। तो शिक्षा भारती वार्षिक उत्सव समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और लोगों ने भी सीएम धामी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। हालांकि आपको बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित भी किया है और तमाम तरीके की जानकारियां यहां पर दी गई। बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम यहां पर देखे गए बच्चों के द्वारा, ये देख सकते हैं आप, नृत्य करती हुई छोटी छोटी बालिकाएं, और साथ ही जिस तरीके से उत्तराखंड की भूमि है वहां पर आपने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं वो सेना की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं और यही देवभूमि की खासियत है कि यहाँ से बच्चे के दिल में एक जो खास तौर पर सेना के लिए एक सेना का जाने का जो जज्बा होता है वो उन बच्चों के अंदर देखा जाता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये उन बच्चों की तस्वीर है जब वो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। तो शिक्षा भारती वार्षिक उत्सव समारोह में सम्मिलित हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं परिषदीय परीक्षा 2023 जनपदीय केंद्र व्यवस्थापकों और साथ ही परीक्षा प्रभारियों की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का उद्घाटन में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के प्रतिनिधि के रूप में बतौर मुख्य अतिथि वो पहुंचे, जहां मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज भी शामिल हुए। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विमल चंद्र बहुगुणा और 136 परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापक और परीक्षा प्रभारी भी मौजूद रहे। आयोजित बैठक में सीओ पौड़ी ने परीक्षा संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी भी ली गई और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामेंद्र कुशवाहा ने परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित करने और संपन्न करने के लिए सभी को इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने केंद्र व्यवस्थापकों को बोर्ड परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य विमल चंद्र बहुगुणा ने सभी अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ परीक्षा प्रभारियों का बैठक में आने को लेकर धन्यवाद भी किया है। तो परीक्षा संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर यहां जानकारियां साझा की गई है। बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी को लेकर यहां जानकारी साझा की गई। रामनगर बोर्ड से जो हमारी 10-12 की परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाएं 16 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। हमारे जनपद में 10th क्लास में 8,360 परीक्षार्थी हैं, 12th में 9,688 परीक्षार्थी हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 18,048 परीक्षार्थी हैं और कुल मिलाकर 136 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों की खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक दी गई है। उन्हें बताया गया है कि किस तरीके से परीक्षा को नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से संपादित कराना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि क्वेश्चन पेपर्स पे बड़ी कड़ी निगरानी रखनी है, बच्चों को नकल नहीं करने देना है और जो मोबाइल लेकर टीचर्स आते हैं उनको भी मोबाइल लेके आने पर पाबंदी रहेगी। देखिए, आने जाने के हिसाब से जो परीक्षा केंद्र हैं कोशिश की गई है बच्चों के आवास के नज़दीक रखे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके लिए ARTO को स्पेशल हम लेटर लिख रहे हैं कि हमारी परीक्षाओं के दौरान वहाँ पर बसें और अन्य सुविधाएं चलाई जाएं जिससे कि बच्चों को परीक्षा देने में परेशानी हो। इसके अलावा मैं जन सामान्य से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनों के पास वाहन है, गाड़ी है, अपनी कार है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अगर कोई परीक्षार्थी हमारा कहीं पर खड़ा है बस के इंतजार में और परीक्षा केंद्र पे जाना है तो उनको सहानुभूतिपूर्वक उनके इस अनुरोध पर विचार करके उनको लिफ्ट जरूर दे दें और परीक्षा केंद्र छोड़ें। अगर
तो डीएम और शिक्षा अधिकारी बैठक में इस दौरान शामिल हुए। परीक्षा संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में आपने देखा किस तरीके से यहाँ जानकारियां साझा की गई, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया था। इसलिए बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर सभी शिक्षक और सभी व्यवस्थाएं को जो है दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से पेपर जो लीक है वो दोबारा ना हो सके और युवाओं को इसमें खासतौर पर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और इस कारण से अब परीक्षा संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में साफ तौर पर जानकारियां साझा की जा रही है और सभी पुख्ता तैयारियां की जा रही है, ताकि दोबारा इस तरीके की कोई भी धोखे से भी गलती ना हो कि पेपर लीक तरीके का जो मामला है दोबारा ना आए। और बोर्ड परीक्षा अपने आप में बेहद खास होती है, और जब बोर्ड परीक्षा होती है तो तमाम व्यवस्थाओं के बारे में हर राज्य को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि मैथ्स के पेपर लीक का मामला भी दूसरे राज्यों से निकलकर सामने आया था। तो इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा को लेकर खुद सीएम धामी ने इस बात की थी कि सभी तैयारियों को दुरुस्त कर दिया गया है और कोई भी तरीके की किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखने की बात अब सीएम धामी ने खुद कही थी। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के राजभवन रंग बिरंगे फूलों से अब महक उठे हैं। जी हां, आपको बताया कि शुक्रवार को राजभवन परिसर में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का आयोजन अब शुरू हो चुका है और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वसंत उत्सव में सम्मिलित हुए वो और उद्घाटन भी किया। तो वहीं राजभवन पूरे रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से सजी हुई है, नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, पहले वो रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में शुक्रवार से 3 दिनों के लिए वसंत उत्सव की शुरुआत की गई है। इस दौरान राजभवन को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। वहीं वसंत उत्सव के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया। वहीं अगले 3 दिन तक राजभवन रंग बिरंगे फूलों से सजा नजर आएगा। इस आयोजन में प्रदेश के 30 विभाग हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई गई है और अगले 3 दिनों तक आम जनता के लिए राजभवन को खोल दिया गया है। अब सभी लोग यहां पर आकर रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां का लुत्फ उठा सकते हैं। इस आयोजन में 16 मुख्य प्रतियोगिताओं की 62 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल 186 पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। इस साल प्रतियोगिता में पहली बार 4 नई श्रेणियां रूफटॉप गार्डनिंग, बोनसाई, टेरारियम और शहद शामिल किया गया है। धामी ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि राजभवन में इस आयोजन का जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में होली का रंग जमने लगा है। ऐसे में होली पर्व नजदीक आते ही रामनगर में होली का रंग अब चढ़ने लगा है। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों की तरफ से महा होली खेली गई है। तो वहीं इस महा होली में शामिल महिला और पुरुष होलियारे ने होली गीत पर जमकर थिरकते हुए एक दूसरे पर अबीर गुलाल डालकर होली का पर्व की बधाइयां एक दूसरे को दी। तो वहीं स्थानीय लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर होली खेली। साथ ही लोगों ने नई पीढ़ी यानी कि युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति को जीवित रखने को लेकर और युवा पीढ़ी को होली को लेकर जागरूक भी किया है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि होली में कुछ रौनक कम होती है और इसका मुख्य कारण बढ़ती महंगाई अब बताया गया, लेकिन फिर भी लोगों में खासतौर पर उत्साह जो है वो देखा जाता है। उत्साह की कोई कमी नहीं देखी जाती और लोगों में होली को लेकर काफी उत्साह अब देवभूमि उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। ये पारंपरिक तरीके से आप देखिए उत्तराखंड वासी किस तरीके से उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से होली के रंग में रंगे हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। अबीर और गुलाल की ये खास होली आई रे का ये बैनर भी आपको दिख रहा होगा और होली के गीतों पर ये होलियार जो हैं वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको वो पारंपरिक लोक गीत भी सुनाते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो हैं उस गीत पे नाचते हैं और वहां का गीत गाया जाता है। आप इस समय सुन रहे थे कि किस तरीके से होली में
गढ़वाल और कमाऊं क्षेत्र का यह नजारा होता है। यह हम आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब होली में 2 से 3 दिन शेष रह गए हैं और अब होली का रंग लोगों में चढ़ने लग गया है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। जी हां, देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जी हां, चारधाम यात्रा के लिए अब तक 1.84 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें केदारनाथ के लिए 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। पर्यटन विभाग ने 21 फरवरी से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया था। हालांकि वर्तमान में प्रदेश और बाहरी राज्यों से आने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण लोग अब करवा सकते हैं। और विभाग के उप निदेशक योगेंद्र गंगवार ने यह बताया कि 11 दिनों में 1.84 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। तो वहीं इस बार चारधाम यात्रा को लेकर कुछ खास और अलग अंदाज में भक्तों का प्रसाद अब भक्तों को दिया जाने वाला है। आपको बताएं कि कागज के बैग में केदारनाथ का प्रसाद अब दिया जाएगा। केदारनाथ यात्रा के लिए तैयार होने वाले चौलाई के प्रसाद की पैकिंग पॉलिथीन में नहीं की जाएगी, बल्कि प्रसाद कागज के बैग में दिया जाएगा। शुक्रवार को डीएम ने प्रसाद की गुणवत्ता और एक समान पैकिंग को लेकर जो है भारतीय पैकेजिंग संस्थान और महिला स्वयं सहायता समूह के साथ भी चर्चा की है। अगर बात करें डीएम की, तो डीएम मयूर दीक्षित ने कहा है कि यात्रा में जो प्रसाद यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा उसकी दर निर्धारित होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। प्रसाद की बिक्री के लिए व्यापारियों के साथ भी बैठक जो है वो की जाने वाली है। तो प्रसाद को लेकर एक खास बात निकलकर सामने आई कि प्रसाद अब पॉलिथीन में नहीं दिया जाएगा, पेपर बैग्स में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और अगर बात करें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की, तो अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इसमें पंजीकरण करवा चुके हैं, क्योंकि उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हैं। और ये वो लोग भी अब आप पंजीकरण करा सकते हैं जो उत्तराखंड के बाहर के हैं, उनका पंजीकरण भी शुरू हो चुका है और इसे लेकर भी अब जानकारियां साझा कर दी गई है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, वो बड़ी संख्या में यह आंकड़ा बहुत अधिक होने वाला है। इसे लेकर अब उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखकर ये व्यवस्थाएं की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। जी हां, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया कि अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जता रही है। जी हां, ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ बर्फबारी भी हो सकती है। राजधानी और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि एक तरफ जहां कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जो है वो बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई। मैदानी इलाकों में दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री तक का अंतर देखने को मिल सकता है। ऐसे में इन क्षेत्र के लोगों को गर्मी का सामना जो है वो भी करना पड़ सकता है। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ज्यादा गर्म हो सकता है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की बरसात की चेतावनी यहां पर अब मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। तो अब कुछ ही दिन में उत्तराखंड का मौसम बदलने वाला है। तो वहीं उत्तराखंड में नशा तस्करी और गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से पहली बार बड़ी कार्रवाई अब की गई है। जी हां, प्रशासन की टीम ने पुलभट्टा थाना अंतर्गत निवासी 2 आरोपियों के पास से 2,06,50,000 की कीमत की अचल संपत्ति को कब्जे में ले लिया। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना के अंतर्गत क्षेत्र में गौ तस्कर और स्मैक तस्कर के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों की अचल संपत्ति को कुर्क करके जब्त कर लिया है। आपको बताएं कि पुलभट्टा पुलिस के अनुसार आरोपियों पर नगर जिले के कीछा, पुलभट्टा, सितारगंज सहित तमाम थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। प्रशासन के अनुसार दोनों आरोपियों द्वारा बड़ा गिरोह संचालित करते हुए गौ तस्करों और नशा तस्करों के अवैध धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से तस्करों में
हड़कंप अब जरूर मच गया है, क्योंकि अब उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां गौ तस्करों की तो खैर नहीं। और साथ ही नशा तस्करी के लिए आपको जिस तरीके से पता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात खुद कही थी कि साल 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाना है, और इसके लिए लगातार उत्तराखंड की सरकार जो है वो काम कर रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इस क्रम में हम लगातार एनडीपीएस के तहत नशा करने वाले, नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और थाना पुलबट्टा में एक 14/22 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही थी। इसमें 2 अभियुक्त थे, एक फाजिल खां और एक वसीम। फाजिल खां स्मैक का तस्कर है, जबकि वसीम गौ तस्कर है। इनके खिलाफ थाना पुलबट्टा सितारगंज में अभियोग पंजीकृत है। तो इनकी जो है संपत्ति हमने जो है इनकी संपत्ति जिसमें जो उन्होंने स्मैक बेच के या गौ तस्करी से अर्जित किया, जिसमें वसीम के 2 मकान, फाजिल खां के 2 मकान और फाजिल खां की लगभग 2 बीघा जमीन, और इसके अलावा एक पिकअप, एक टेम्पू, एक मोटरसाइकिल, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ 14 लाख के आसपास है। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अधिकृत किए गए थे, और इसमें तहसीलदार किच्छा महोदय को रिसीवर नियुक्त किया गया था। आज ये 2 मकान अभियुक्त फाजिल खां के और 2 मकान अभियुक्त वसीम के तथा लगभग 2 बीघा जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसे कुर्क किया गया है और इनमें नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। हम स्थानीय जनता से, आम लोगों से अपील करते हैं कि जो भी लोग नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, उसकी सूचना आप हमें दें। हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। नशा तस्करों को अब उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया है, और नशा तस्करी और गौ तस्करी के आरोपियों को अब पकड़ लिया गया है। लेकिन लगातार अब इस तरीके का जो मिशन है वो चलाया जा रहा है। नशा के खिलाफ उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्त है, तो वहीं गौ तस्करी को लेकर भी सरकार पूरी तरह से सख्त है, और इस तरीके से गौ तस्करी की घटना को बार बार ना हो राज्य में, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।